गुड इवनिंग बालक, गुड इवनिंग सभी को। संध्या का नमस्कार। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ बाबू आप लोगों के बीच आज बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर। ठीक है बाबू, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूरे बुक से देखने वाले हैं और हम लोग समझने वाले हैं कि इन सभी का आंसर क्या हो सकता है। बढ़िया से गौर से देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है बाबू, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्लास बहुत ही फंटास्टिक क्लास होने वाला है बाबू, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाएंगे हमारे क्लास में। जी हाँ, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जो है ज्वाइन हो जाएंगे हमारे क्लास में। एवरीवन, आर यू रेडी? यस या नो? क्या सभी बच्चे तैयार हैं? सेट कराने जा रहे हैं बाबू, इसलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर, कितना शानदार, कितना अनोखा और कितना लाजवाब है बाबू। कह रहा है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? बंगाल का आतंक जो है बाबू वह किसे कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है ब्रायोफिल्म, बी नंबर ऑप्शन है जलकुंभी, सी नंबर ऑप्शन है क्राई और डी नंबर ऑप्शन है केला। तो कौन है बाबू? तो याद रखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन में जो बंगाल का आतंक है हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, जलकुंभी। ठीक है, नेक्स्ट। करा भ्रूणपोष का क्या कार्य है? जो भ्रूणपोष होते हैं बाबू तो उसका कार्य क्या होता है? भ्रूण को बनाना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना या सभी? क्या होता है भ्रूणपोष का कार्य? तो याद कीजिए बाबू, मैंने बताया था आप लोगों को भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। इसका भी बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे जो है जल्दी जल्दी सभी बच्चे जो है वो लाइक करेंगे वीडियो को। जी हाँ, लाइक करेंगे और जो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ बाबू, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो जो आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, भाई है, छोटी बहन है, सबको वीडियो शेयर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मादा हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? मादा हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होता है बाबू वह कहां से होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मादा हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? लीवर में, अंडकोश में, किडनी में या फेफड़ा में? तो मादा हार्मोन्स की उत्पत्ति की बात की जा रही है। मादा हार्मोन्स की उत्पत्ति, तो मादा हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होता है बाबू? तो अंडकोश से होती है। कहां से होता है बाबू? अंडकोश से। ये हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? जो युग्मक होता है बाबू, युग्मनज नहीं बोल रहा है, युग्मक बोल रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, है ना। युग्मनज और युग्मक दोनों अलग अलग चीज है और दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो युग्मनज में हमारा अगर गुणसूत्र पूछा जाएगा युग्मनज में, ठीक है, तो उसमें हमारा 46 हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ युग्मकों में पूछा जा रहा है, नर मादा युग्मकों में, तो युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है बाबू? तो 23 होता है, 23। हमारा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपको पूछा जा रहा है बउआ। जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइक करेंगे। जी हाँ, ठीक है, 7 नंबर का आंसर बताइए बाबू। सभी बच्चे 7 नंबर का आंसर बताइए। करा जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी या उपयुक्त में से सभी? तो याद रखिए जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम होता है उपयुक्त में से सभी। जमीन में भी कमी होगी, आय में भी, जमीन में भी कमी होगी, आय में भी कमी होगी, खनिज पदार्थों में भी कमी होगी, उपयुक्त में से सभी। हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। करा है द्विसंकर क्रॉस। बउआ जी ध्यान दीजिएगा, द्विसंकर क्रॉस हम लोगों ने 2 प्रकार के क्रॉस को पढ़ा था, एगो एक संकर क्रॉस और एगो द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप को भी देखे थे और द्विसंकर क्रॉस में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखे थे, याद कीजिए, है ना। तो यहाँ द्विसंकर क्रॉस में हमारा फिनोटाइप मतलब बाहरी प्रारूप। ठीक है, बाहरी प्रारूप के अनुपात जो है वह क्या होता है? 1:2:1 होता है, 3:1 होता है, 9:3:1 होता है। ये इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप का जो अनुपात होता है वो हमारा
9:3:3:1 होगा हमारा आंसर। ठीक है बुआ जी, क्या होगा? 9:3:3:1, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, करा गुणसूत्र प्रारूप। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बाबू, कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। जल्दी जल्दी सही बच्चे लाइक करेंगे वीडियो को। जी हाँ, सही बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे बाबू, जल्दी जल्दी सही बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है ना? तो क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गुणसूत्र प्रारूप जो 2n-1 है ना, तो -1 को हमारा जो है वह मोनोस्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मोनोस्वामी कहते हैं। तीनों को तो होता है, 2n-1 एगो होता है, एगो 2n+1 होता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना बुआ जी, याद कीजिए। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जब माइनस वाला स्थिति रहेगा तो हमारा ये मोनोस्वामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब प्लस वाला रहेगा तो हमारा ट्राइस्वामी कहलाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट, करा अनुवांशिकी के जनक कौन है? जी हाँ, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के जनक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जेनेटिक के जनक पूछा जा रहा है, जेनेटिक्स के जनक तो हमारे मेंडल जी हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, हमारा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चे जल्दी जल्दी लाइक करेंगे वीडियो को। जी हाँ, आंसर देंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, संजय कुमार लोहानी 8 का सी होगा सर, 7 का ऑल होगा। ये तो ठीक है, अच्छा ये भी सही है, ठीक, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। बहुत देर करते हैं आप सब जो है कमेंट करने में, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कूट रहित डीएनए कम कहलाता है। कूट रहित जो डीएनए का कम होता है उसका क्या कहलाता है? काम जो हुआ क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है, एंटॉन कहलाता है, सिंस्टॉन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है ना बउआ जी? ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा आंसर जल्दी से फटाक से। 11 नंबर का क्या होगा आंसर? ठीक है बाबू, 11 नंबर का आंसर क्या होगा? AQ नहीं, देखो कूट रहित, रहित कह रहा है, कूट रहित डीएनए का कम क्या कहलाता है? वह हमारा सिस्टोन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? सिस्टोन कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक जो हमारा कूट होता है, जेनेटिक कूट होते हैं बाबू, उसमें जो है कुल कितना कोडोन होता है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। कितना कूट होता है, कोडोन नहीं पूछा, कितना कूट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से आंसर मारिएगा बाबू, है ना? अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर हमारा जो है डी नंबर हो जाएगा 64, है ना? क्या हो जाएगा बाबू? 64 हो जाएगा। 8 का जो है वो ग्राफ बनता था, आपको याद होगा, अनुवांशिक कूट में 8 का ग्राफ बनता था, इधर भी 8 इधर भी 8, तो कुल घर कितना था? 64, तो हमारा 64 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? जी हाँ, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें से किसका जो है वह अनुवांशिक पदार्थ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वह है हमारा टीएमवी का, बैक्टीरियोफाज का, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है वो इनमें से कोई हमारा आंसर है ये नहीं है, तो हमारा डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है बाबू। कह रहा है कि डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज वार्ड नेचुरल सेक्स सिलेक्शन जो है प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि ईस्वी वगैरह आपका एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, तो इसका आंसर बता दीजिए जल्दी सा, है ना? जल्दी से फटाक से इसका आंसर बता दीजिए बाबूआ, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, करा डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज वार्ड नेचुरल सेक्स सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा। ऑप्शन 4 है 1809 में, 1859 में, 1857 में, 1869 में। ये 4 ऑप्शन दे रखा है बुआ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से बाबू।
13 का आंसर क्या होगा? कह रहा है डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? ठीक है, बैक्टीरियोफाज में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है बउआ, तो इसमें टीएमबी, इसमें भी तो गलती दे रहा है। बैक्टीरियोफाज में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए में होता है। ठीक है, और ये दोनों दिया हुआ है, तो इसमें से हमारा जो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन है तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1859 ईस्वी में। हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। कह रहा है HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? जी हाँ, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। याद रखिए एड्स का जो कारक होता है वह किस कोशिका पर आक्रमण करता है ना? कहीं कहीं जो है वह देखिए दिया हुआ सब ऑप्शन है, देखिए क्या है, बी कोशिका पर, टी कोशिका पर, एपिथेलियम कोशिका पर, या टी हेल्पर कोशिका पर। बताइएगा चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? बताइएगा बउआ जल्दी से इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा, टी हेल्पर कोशिका एकदम सही, इसका डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है बउआ वो क्या है? लियोप्रोटीन है, एस्टेरॉइड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या पोस्टा ग्लैडिंग्स है? क्या है हमारा एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज के बारे में पूछा जा रहा बुआ जी, बताइएगा एंटीबॉडीज क्या है ना? तो याद रखिएगा एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में एंटीजेंस का निर्माण करता है, जिससे हमको रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धि होता है, अर्थात रोग से लड़ने की ताकत आती है। तो वह जो है एंटीबॉडीज क्या है? लियोप्रोटीन है, स्टेरॉइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या पोस्टा लैंडिंग्स है? तो क्या है इसका आंसर सही? तो याद रखिएगा जो एंटीबॉडीज है बउआ वह हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है। हमारा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए 16 का ठीक है, 17 का देखिए। निम्नलिखित में से मुर्गियों की बीमारी नहीं है, कौन है जो मुर्गी का बीमारी नहीं है? रानीखेत, हैजा, स्मार्ट, या बड़े फ्लू? कौन है जो मुर्गी का बीमारी नहीं है? इसमें से ऑप्शन पूछा जा रहा बउआ, कौन है जो मुर्गियों का बीमारी नहीं है? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए बाबू, इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटाक से सही बच्चे। निम्नलिखित में से मुर्गियों की बीमारी कौन नहीं है? ठीक है, तो रानी हमारा मुर्गियों की बीमारी रानीखेत तो फेमस बीमारी है, हैजा भी होबे करता है, बड़े फ्लू भी हो। तो ये स्मार्ट जो है रोग वो हमारा स्मट रोग जिसको हम लोग कहते हैं वह मुर्गियों में नहीं होता है। ठीक है, ठीक है बउआ। चलिए नेक्स्ट, करा अम्लीय वर्षा होती है जीवाश्म ईंधन के दहन से, सीएफसी से, ओजोन से, इनमें से कोई नहीं। अम्लीय वर्षा जो होता है बाबू वह किसके कारण होता है? जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है, सीएफसी से होता है, या ओजोन से होता है, ये इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर। जी हाँ, जल्दी से इसका फटाक से आंसर दीजिएगा बउआ जी। अम्लीय वर्षा होता है 18 का सी। नहीं बाबू गलत है, अम्लीय वर्षा की बात की जा रही है ना, एसिड रेन। तो एसिड रेन जो है हमारा वह जीवाश्मों के दहन से होता है। आप जितना गाड़ी मोटर गाड़ी चला रहे हैं वो उसमें हमारा पेट्रोल डीजल जो जल रहा है वह जीवाश्म ईंधन है, उसके जलाने से, समझ रहे हैं ना? जितना भी आप पेड़ पौधे जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं निकल रहा है, वो जो हमारे वायुमंडल में मिल करके क्या करता है? हमारे वायुमंडल में मिल करके जो है वह
जल के साथ अभिक्रिया करके जो है वह अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और वही एसिड जब हमारे पृथ्वी पर वर्षा के साथ गिरता है तो उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो वह जीवाश्म ईंधन के दहन से हमारा ए नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा पौधे की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमुलेसियस या थर्मस एक्वेटिसस या इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन है पौधों के जड़ों में जो ट्यूमर पैदा करता है, मतलब पौधा में जो कैंसर होता है बाबू, पौधा में जो कैंसर होता है वह किसके कारण होता है? ई कोलाई के कारण, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसिस के कारण, थर्मस इक्वेटिकस के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पौधा में जो ट्यूमर पैदा होता है बाबू, पौधा में जो ट्यूमर होता है वह हमारा एग्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। ठीक है, तो हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बउआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? भूर्ण होता है, अंताभित्ति होता है, भूर्णपोष होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। नारियल में जो गुद्देदार भाग है बउआ जी वो क्या होता है? तो याद कीजिए नारियल में जो गुद्देदार भाग होता है बउआ जी वह हमारा भूर्णपोष होता है। क्या होता है बाबू? भूर्णपोष होता है। हमारा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। करा मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? मानव प्रोटीन जो है वह किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर सही से, है ना। मानव प्रोटीन, मानव के शरीर से जो प्रोटीन होता है उसको निकाल करके वह बीमारी का जो इलाज किया जाता है। हैजा है, चेचक है, इम्फीसीमा है या गठिया रोग है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का? एकदम सही, बहुत अच्छा। मानव प्रोटीन जो है वह एम्फीसीमा बीमारी में जो है वह उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर है ना, पॉलीमेरेज चैन रेगुलेशन या श्रृंखला। ठीक है बुआ, ये जो पीसीआर होता है बाबू ये किस विधि में आवश्यक है? डीएनए संश्लेषण में आवश्यक है, प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक है, एमिनो अम्ल संश्लेषण में आवश्यक है या डीएनए संवर्धन में आवश्यक है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 22 का? जी हाँ 21 का हो गया सी बउआ, एकदम सही है। 22 का बताइए। ठीक है, तो याद रखिए पीए डीएनए जो हमारा पीसीआर विधि आवश्यक होते हैं वह हमारा डीएनए के संवर्धन में, किसमें बाबू? डीएनए में संवर्धन में। हमारा डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबू। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है, बायोग्राफी कहलाता है या कैलोग्राफी कहलाता है? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाक से। बउआ जी इसका आंसर बताइए जल्दी से, एकदम जल्दी से लाइक करेंगे वीडियो को। ठीक है, मानव जनसंख्या, चलिए बहुत अच्छा बाबू। तो मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है वो हमारा डेमोग्राफी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा इसको, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार का बाबू, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार का। डेमोग्राफी कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू? डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, बच्चे हैं हमारे क्लास में, लाइव जो है वह 9 है बट लाइक जो है मात्र 5 है। बहुत नाइंसाफी है गब्बर, बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइक करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक है। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो हमारा NO का हमारा जो है वह ध्वनि प्रदूषण का सूचक है, मानक है। क्या माना जाता है, मतलब ध्वनि प्रदूषण
किसको माना जाता है उचित या किसको खराब माना जाता है? WHO के अनुसार पूछ रहा है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो याद रखिए हमारे WHO के अनुसार वह ध्वनि जो हमारे कान को किसी प्रकार का प्रभावित नहीं करे, किसी प्रकार के हमारे शरीर को क्षति नहीं पहुंचाए, हमारे कान को जो है एकदम सुरीला आवाज पसंद है, और वह सुरीला आवाज जो है वह ध्वनि प्रदूषण हमारा WHO नहीं कहता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का मानक है क्या है? तो 20 से 30 डेसिबल। क्या होगा? 20 से 30 डेसिबल को जो है हमारा WHO ध्वनि प्रदूषण का मानक माना गया। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? मृदा होगा बाबू, मुद्रा नहीं होगा, सॉरी, मृदा। ठीक है, मृदा। मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? ठीक है, मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? ठीक है बउआ, मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैव उर्वरक या बी और सी दोनों? तो एकदम सही बउआ, एकदम सही, 25 का ए, 25 का ए। एकदम गलत है 25 का ए। और कोई? जैविक खाद 25 का सी, 25 का डी। एकदम सही बाबू, कहने का मतलब है मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? मृदा में आपको जो है पोषण गुणवत्ता बढ़ रहा है। ठीक है, तो पोषण गुणवत्ता जो है वह हमारा गोबर खाद भी बढ़ाता है और हमारा जैव उर्वरक भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन देखिए डी नंबर में नहीं है, तो हमारा ये डी नंबर ज्यादा सही है। ठीक है बउआ, ये ज्यादा हमारा सही है डी नंबर। ठीक है, मृदा का पोषण गुणवत्ता, रासायनिक खाद तो हमारा मृदा का पोषण गुणवत्ता बेकार कर देता है, जो आज जनरली हमारे किसानों के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, लेकिन वह जो उपज उनकी बढ़ रही है, परंतु मृदा का जो गुणवत्ता है ना बाबू, वो एकदम दिन प्रतिदिन छिन्न होते जा रहा है, एकदम बेकार होते जा रहा है, जो खाद पर ही आश्रित है पूरी तरह से। लेकिन अगर हम लोग गोबर और जैव खाद का प्रयोग करेंगे तो यह हमारा गुणवत्ता बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पौधा जलोदभिद है? जलोदभिद का परिभाषा है ना बाबू पता? 3 गो हम लोग भिद पढ़े थे, एगो हमारा जलोदभिद था, एक हमारा सरोदभिद था, एक हमारा मरोदभिद था। ये 3 गो भिद हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है दीर्घोत्तरीय में। जलोदभिद के लिए अनुकूलित वातावरण क्या होनी चाहिए? जलोदभिद के लिए, पादप के लिए अनुकूलित वातावरण का वर्णन करें। ठीक है, या अनुकूलित के लिए अनुकूलीय मतलब अनुकूलन का वर्णन करें। मरोदभिद के लिए जीवों के लिए अनुकूलन का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछता है आपका दीर्घोत्तरीय में। ठीक है बुआ, 3 में से कौन सा पौधा जो है वह जलोदभिद है? कमुदनी है, कमल है, सिंघाड़ा है, या ये सभी है? बताइएगा इसका आंसर सभी जल्दी से। ज्योति गुप्ता 26 का डी होगा सर। प्रीति सिन्हा 26 का डी। संजय कुमार 26 का ऑल। चलिए बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, सभी का आंसर एकदम सही है। जब जलोदभिद की बात की तो सब के सब हमारा जो है जल में उगने वाला, तो हमारा डी नंबर एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट, इंकोलॉजी शब्द दिया है। देखिए इंकोलॉजी शब्द किसने दिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा बुआ जी। कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बुआ जी, बहुत ही शानदार एकदम है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे बाबू। चलिए जल्दी से बताइए, इंकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ओडम ने दिया था, हैकल ने दिया था, हार्वे ने दिया था, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बुआ जी? तो याद रखिएगा इंकोलॉजी जो शब्द है बाबू वह हमारे हैकल साहब ने दिया था। किसने? हैकल साहब ने। बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्डजिन बॉलकुमी से किस फसल को बचाता है? कार्डजिन जो है वह बॉलकुमी में से
कार्ड जीन बॉलकुमी से किस फसल को बचाता है? कपास को क्राइजीन होगा बाबू, कार्ड जीन नहीं होगा, क्राइजीन होगा, ठीक है। क्राइजीन जो हमारा बॉलकुमी, हमारा बीटी कॉटन के बारे में पढ़े थे ना, उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो क्राइजीन है। क्राइजीन बॉलकुमी से किस फसल को बचाता है? 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो वही हमारा क्राइजीन होगा, ठीक है। क्राइजीन बॉलकुमी से किस फसल को बचाता है? तो याद रखिएगा वही हमारा बीटी कॉटन की बात की जा रही है, ठीक है। बीटी कॉटन याद है ना बाबू, बीटी कॉटन जो हमारा था, तो हमारा जो है बीटी कपास, वही हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बाबू, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में, मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा पौधा जो है वह मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? राइजोफोरा है, बबूल है, चीड़ है, या टेक्टोना है? 4 ऑप्शन दे रखा है बुआ जी, बताइएगा मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा जो है वह पाया जाता है? तो याद रखिएगा बुआ, इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर जो है एकदम साफ साफ आपके, कौन सा पौधा जो है मैंग्रोव क्षेत्र में, तो ये राइजोफोरा जो हमारा बुआ, ये ज्यादा करके जो है हमारा मैंग्रोव क्षेत्र में मिलता है, हमारा ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, करा मूल रोम किसमें नहीं होता है? मूल रोम की बात की जा रही है। मूल रोम जो है किसमें नहीं होता है? जलोदभिद में, लवणोदभिद में, स्थूलोदभिद में, या हेलोदभिद फाइटभिद में? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 30 का आंसर बताइएगा, है ना। तो मूल रोम की बात की जा रही है, मूल रोम, है ना बुआ, पता है ना बुआ, मूल रोम, प्राथमिक रोम, मूल रोम, सघन रोम और हमारा मुसला रोम। रेशेदार रोम पढ़ाए थे आप लोग को याद होगा। तो मूल रोम किसमें नहीं होता? तो याद रखिएगा मूल रोम जो है हमारा हुआ जड़ोदभिद वाला पादप में नहीं होता है, ठीक है बुआ। मूल रोम जो है हमारा इसी में नहीं होता है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में जो है वह कौन सम्मिलित है? विलुप्त हो जा रहे पौधे की सूची सम्मिलित है, सही बात है। दुर्लभ पौधों की सूची सम्मिलित है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची सम्मिलित है। तो इनमें से सभी हमारा डी नंबर एकदम सही हो जाएगा 31 का, ठीक है बुआ। 30 नंबर नहीं समझ में 30 नंबर क्वेश्चन नहीं समझा। आप लोग पढ़े होंगे बउआ, मूल रोम की बात की जा रही है। पौधा है, पौधा का ये जो है हमारा एक होता है प्राथमिक रोम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा शाखा रोम। प्राथमिक रोम से जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं शाखा रोम, और इस शाखा रोम से जो है ये पतले 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 जो है रोम निकलता है, ये इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम लोग जो है मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं, इस प्रकार से, ठीक है बउआ, मूल रोम कहते हैं। तो यह जो है जलोदभिद में जो है ये मूल रोम नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस सीधा से जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इसका हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला, WWF का लोगो है लाल पंडा, भीमकाय पंडा, पाड़ा, या ध्रुवीय भालू, या चीता। WWF का लोगो है, किसका लोगो है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है बुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बुआ जी, बताइएगा। WWF, ध्यान दीजिए, WWF जो है बुआ वह किसका लोगो है? लोगो है, किसका लोगो है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। WWF जो है बुआ वह किसका लोगो है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा WWF जो N है बाबू वो हमारा लाल पंडा का लोगो है। किसका बाबू? लाल पंडा का लोगो है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? ओजोन परत में जो छेद हुआ बउआ उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन देश है? USA है, जर्मन है, रूस है, या जापान है? बताइएगा इसका आंसर।
ओजोन परत में जो छेद हुआ बउआ वह किसका उत्तरदायी सबसे ज्यादा बदमाशी है? किस देश का सबसे ज्यादा बदमाशी है जिसके कारण ओजोन परत में छेद हुआ है, जी जो आने वाला समय में हम सबको भोगना पड़ सकता है? वह कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा जो है बदमाशी किया है जिसके वजह से ओजोन परत में छेद हुआ है? तो याद रखिएगा, तो वो हमारा है यूएसए। कौन है बाबू? यूएसए। ठीक है बाबुआ, ठीक है बउआ। 33 का क्या हो जाएगा बाबू? 33 का हमारा ए हो जाएगा, यूएसए। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यूएसए। आप लोग को मैंने बताया था, आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रसदी किस गैस के रिसाव से हुई है? भोपाल गैस जो त्रसदी हुआ था बउआ, वह किस गैस के कारण हुआ था? महामारी जो फैला था, है ना, महामारी जो फैला था बउआ, वह किसके कारण हुआ था? पैन के कारण हुआ था, स्मॉग के कारण हुआ था, MIC के कारण हुआ था? ये भी देखिएगा ऑप्शन आता है, MIC। ठीक है बउआ, किसके कारण हुआ था? चलिए, भोपाल गैस त्रसदी जो है हमारा हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। ठीक है बाबू, मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MIC भी कहते हैं इसको हम लोग, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, करा अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है, कितना होता है? अम्ल वर्षा में जो हमारा SO2 का जो भाग होता है बाबू, वो कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका आंसर कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 100%, 70%, 50% या 30%? 35 का आंसर दीजिए फटाक से जल्दी से। CFC के कारण, गलत है, CFC नहीं होगा। अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग कितना है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से। 30%। बी नंबर, ज्योति कुमारी, ज्योति गुप्ता बी नंबर बोल रही है। रूपाली जी डी नंबर आंसर बता रहे हैं। तो बउआ SO2 जो हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल में, उसमें जो है 70% का इसी का हाथ होता है, और 30% जो हमारा H2O होता है। ठीक है, यही दोनों तो रहबे करता है मेन रूप से। ठीक है बउआ, SO2 में हमारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में जो हमारा, वह हमारा SO2 का 30%, बाकी 30% जो होता है वह हमारा जल का रहता है योगदान। नेक्स्ट, मेहसाना किसकी प्रजाति है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मेहसाना किसकी प्रजाति है? जानवर की प्रजाति है, गाय का, भैंस का, भेड़ का या बकरी का? मेहसाना जो है वह किसकी प्रजाति? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, बताइएगा जल्दी से इसका आंसर। ठीक है, मेहसाना, मुर्रा, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है आपका एग्जाम, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मेहसाना किसकी प्रजाति है? गाय की, भैंस की, भेड़ की या बकरी की? तो याद रखिएगा, मेहसाना जो है हमारा वह भैंस की प्रजाति है। किसकी? भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागन जो है वह वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा? तो गेहूं में परागन हमारा वायु के द्वारा होता है, ये नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बुआ जी, इसका आंसर आपको मिलना चाहिए एकदम फटाक से। एंटीबॉडी शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम किसने किया था? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। थर्टी 38 का ए नंबर, 38 का ए नंबर, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था?
जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो एंटीबायोटिक का जो बाबू शब्द का सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग, एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था वो अलग है, लेकिन एंटीबायोटिक जो शब्द प्रयोग किया था वो हमारा बॉक्समैन था। कौन था बाबू? बॉक्समैन था। हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? इसका मैं आंसर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि अभी आप लोगों ने दही खाया था, दही चूड़ा, है ना? तो दही चूड़ा आप खाए थे, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। दूध से दही कौन बदलता है? क्लोस्ट्रीडियम है, लैक्टोबैसिलस है, माइकोकस है, या सेप्टोकोकस है? बताइएगा इसका आंसर जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमारा लैक्टोबैसिलस एकदम सही है, बी नंबर एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन, इंसुलिन जिससे हम लोग को डायबिटीज रोग नहीं होता। ठीक है, बीटा कोशिका द्वारा, बड़ी आंत की कोशिकाओं द्वारा, जीवा कोशिकाओं के द्वारा, या पित्ताशय के द्वारा? ये 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। किस कोशिका के द्वारा जो है वह इंसुलिन का उत्पादन होता है? इंसुलिन का जो है वह उत्पादन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा, बड़ी आंत की कोशिकाओं के द्वारा, जिह्वा कोशिकाओं के द्वारा, या पित्ताशय की कोशिकाओं के द्वारा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन है बाबू रहे न, किन कोशिकाओं में इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा बड़ी आंत की कोशिकाओं के द्वारा होता है। हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था। इसके लिए दात्र कोशिका थी, उदर की, त्वचा की, जीभ की, या काने उभार की, मतलब कान की? डॉली नामक जो भेड़ क्लोन है बउआ, उसमें जो दात्र कोशिका होता है वह किसका होता है, किसका योगदान होता है? उदर का, त्वचा का, जीभ का, या कने उभार की कोशिका के? तो याद रखिएगा, डॉली नामक जो भेड़ हमारा होता है वह क्लोन जो दात्र कोशिका उससे जो लिया गया था दात्र कोशिका के रूप में, वह हमारा जीभ का कोशिका लिया गया था। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? पर्यावरण है जी, क्वेश्चन जैसा मिस्टेक है बाबू। ठीक है, ये पर्यावरण होगा, बहुत मोटा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह किस वर्ष लागू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1886 है ऑप्शन, 1889 है, 1982 है, या 1992 है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 42 का डी होगा सर। उन्नीस सौ 86 में ए नंबर। और कोई बच्चा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? फोर्टी नंबर दिखाइए ना प्लीज। 40 नंबर में क्या था बाबू? देखिए, इंसुलिन का उत्पादन की बात की जा रही है।
चलिए ठीक है बाबू, चलिए अच्छा ठीक है, इसको हम देख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था बाबू? 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम या उपयुक्त में से सभी? चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटाक से। ईस्ट में जो जनन होता है बाबू, बताइएगा इसका आंसर जल्दी से। हाँ सही है, मुकुलन द्वारा जनन जो है बाबू वो हमारा ईस्ट में होता है। ए नंबर एकदम सही है। नेक्स्ट, मध्य चक्र पाई जाती है किसमें? मध्य चक्र ओसी, ओसी की बात की जा रही है। ओसी पाई जाती है किसमें? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या इनमें से सभी में? ओसी की बात की जा रही है, जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रियल साइकिल, ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य चक्र जो है हमारा वह सभी में पाया जाता है। डी नंबर हम सही है। नेक्स्ट, कह रहा युग्मनज क्या है? आगुणित है, द्विगुणित है या त्रिगुणित है या इनमें से कोई नहीं? तो युग्मनज जो हमारा वह द्विगुणित है। बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में हमारा 3n क्रोमोसोम होते हैं। सी नंबर आंसर हो जाएगा। मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्राइमेट की मादा में, इनमें से कोई नहीं? तो मासिक चक्र जो है बउआ, मासिक चक्र की बात की जा रही है ना? प्राइमेट की मादा ज्यादा सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मासिक चक्र की बात की जा रही है। चलिए इसका आंसर बताइए। स्लो 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 चलिए ठीक है, स्लो स्लो स्लो। बताइए इसका आंसर बताइए। 48 का बताइए, 48 का क्या होगा इसका आंसर? मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्राइमेट की मादा में या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाक से इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एकदम स्लो हो गए हैं। बी और सी दोनों है सर। तो याद है बउआ जी, हम लोग जो है मासिक चक्र जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग का परिभाषा क्या देखे थे? याद होगा बाबू। मासिक चक्र एक था हमारा मध्य चक्र, एक था हमारा ऋतुस्राव चक्र। ये दो प्रकार के चक्र थे जो दोनों मादाओं में ही होता है, स्तनपायी मादाओं में ही होता है। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र भी और हमारा जो है मध्य चक्र भी। तो हमारा जो है मनुष्य की मादा में, तो ये इसमें जो है हमारा जो है वह प्राइमेट जीव कहलाते हैं। तो प्राइमेट जीवों में जो हमारा वह ऋतुस्राव चक्र होता है। स्तनपायी मादा में, तो ये इसका दोनों परिभाषा में ये जुड़ा हुआ था। नॉन प्राइमेट स्तनपायी मादाओं में भी मध्य चक्र पाया जाता है और प्राइमेट स्तनपायी मादाओं में भी मध्य चक्र पाया जाता है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। सॉरी, तो ये इसका ऑप्शन दोनों में आ रहा था। आप प्राइमेट जीव में की मादा में, तो ये ज्यादा हमारा सही है प्रीमेट मादाओं में, है ना बुआ जी? तो ये इसका आंसर जो है यह इस प्रकार का जब जो है क्वेश्चन बाबू, जनरली ये क्वेश्चन ही हमें जो है जरा सा मिस्टेक लग रहा है क्योंकि मासिक चक्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मासिक चक्र अगर हमारा मध्य चक्र रहता या ऋतुस्राव चक्र रहता तो हमारा आंसर यहाँ साफ हो जाता, लेकिन यहाँ मासिक चक्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बी और सी दोनों, तो बी और सी दोनों भी सही है और ए नहीं होगा, ए भी हो जाएगा। क्या ए मनुष्य की मादा में नहीं होता है? मादा मतलब स्त्री में नहीं होता, मासिक चक्र होता है। ए भी तो हमारा सही है।
प्राइमेट और नन प्राइमेट दोनों जीवों में होता है। ठीक है, दोनों जीवों में जो है वह मासिक चक्र होते हैं, इसलिए तो मासिक चक्र को हमारा दो भागों में बांटा गया था बाबू, है ना। मासिक चक्र जो होते हैं बउआ वह दो भागों में बांटा गया था, एगो को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, एगो को हम लोग बोलते हैं मध्य चक्र, इसको हम लोग ओसी कहते हैं, एगो को हम लोग एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रियल साइकिल। ये दोनों मासिक चक्र ही है, दोनों महीनवारी ही होता है, जो जनरली जो है मादाओं में उत्पन्न होते हैं। ठीक है बुआ जी, तो याद रखिएगा, तो इसमें से हमारा जो है कोई नहीं आंसर ज्यादा सटीक लग रहा। ठीक है बुआ, चलिए नेक्स्ट। यौवन आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। देखिए हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमारा यौवन अवस्था प्रारंभ होता है, अर्थात हम लोग पढ़े थे मनुष्य में या जीवों में जो होता है वह जीवन अवस्था मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है हमारे बायोलॉजी के अनुसार। कौन कौन? एक था हमारा शैशवावस्था, एक था हमारा प्रजनन अवस्था और एक था हमारा पौड़ अवस्था। ये 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था। तो यहाँ हमारा जब यौवन अवस्था प्रारंभ होता है, प्रजनन अवस्था आरंभ होता है, तो सबसे पहला जो मासिक चक्र होता है, जो आर्तव चक्र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं या आतेव कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जरा बुआ जी, बताइएगा। एकदम सही, बहुत अच्छा बाबू, ये रजोदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? रजोदर्शन कहलाता है। अब रजोदर्शन के बाद जो बार बार फिर शुरू होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रजोधर्म कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रजोधर्म कहते हैं। और जब लास्ट हो जाता है तब क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रजोनोवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोनोवृत्ति। ठीक है, याद रखिएगा तीनों। जब शुरू होता है तब रजोदर्शन, अब बार बार होता है तो रजोधर्म, और जब लास्ट हो जाता है तो उसको रजोनोवृत्ति कहते हैं। ठीक है बाबू, याद रहेगा ये छोटा सा बात। नेक्स्ट, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी जो है वह क्या रोकता है? निषेचन को रोकता है, एल्वुलेशन को रोकता है, यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रियो की बनाने को रोकता है, या रिप्रोडक्टिव ड्रस्ट में रुकावट को रोकता है। कॉपर टी का काम क्या है? सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ रहा है बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर, है ना। तो याद रखिएगा, कॉपर टी का काम सीधा सीधे निषेचन को रोकना। तो हमारा ए नंबर आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जनसंख्या का अध्ययन हमारा डेमोग्राफी कहलाता है। हमारा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? जी हाँ, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? पैकेटीन में, डिप्टोटीन में, या विभाजन अंतराल में, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है वह कब संपन्न होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी। तो याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है वो हमारा पैकेटीन में क्या होती है? संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप का अनुपात पूछ रहा है। अभी हम लोग 2 संकर क्रॉस पढ़े थे, यहाँ देखिए अब आ गया एक संकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस में जो फिनोटाइप का अनुपात होता है वो क्या होता है? बताइएगा इसका आंसर जल्दी से। (53) का आंसर बताइए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे 53 का आंसर बताएंगे। ओके, जल्दी जल्दी सही बच्चे 53 का आंसर बताएंगे। (53) का बी नंबर होगा सर, एकदम सही बाबू। देखिए, एक संकर क्रॉस में हमारा 2 गो होता है, एक होता हमारा जीनोटाइप और एक हमारा एक संकर क्रॉस में हमारा एक होता है हमारा फिनोटाइप, जो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है ना। तो याद रखिएगा, जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है और फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। तो हमारा फिनोटाइप पूछा जा रहा है, तो हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाए। जीना है तो 1:2:1 में जियो, और पीना है तो 3:1 में पियो। ठीक है, इसका ट्रिक याद करने का हम सब बनाए थे। नेक्स्ट,
अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अर्जित गुणों को मतलब कि किसी गुण को जो है वह अर्जित किया किसी पीढ़ी से और वह जो है वंशागति कर दिया। यह सिद्धांत जो है हमारे किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, 54 का आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा अर्जित गुणों का जो वंशागति का सिद्धांत है बाबू, वह किसने दिया था? तो वह लेमार्क ने दिया था, है ना। ये लेमार्क है लिखा हुआ, लेमार्क है लिखा हुआ। ठीक है बाबू, तो ये लेमार्क हमारा हो जाएगा बी नंबर आंसर। नेक्स्ट, डीएनए के कूट कम कहलाते हैं। डीएनए का जो कूट हो बाबू वो क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्सॉन कहलाते हैं, इंटर्न कहलाते हैं, गुलाबभास कहलाता है या सिस्टोन कहलाता है? ये 55 का आंसर बताइए क्या कहलाता है? डीएनए का कूट या अनुवांशिक डीएनए का जो हमारा छोटा सा भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। याद रखिएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। अनुलेखन जो हमारा होता है बाबू, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दो को बताए थे, आपको याद होगा। तो यही जो है अनुलेखन हमारा बाबू, उसमें भाग लेने वाला कौन है? डीएनए पॉलीमेरेज है, डीएनए पॉलीमेरेज सेकेंड है, डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड है, या डीएनए पॉलीमेरेज फोर्थ है? डीएनए पॉलीमेरेज फोर्थ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा डीएनए पॉलीमेरेज हमारा फोर्थ, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो यह हमारा जीनोटाइप दर्शाता है। प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, संलग्नता या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 57 का, जी हाँ 57 का बताइए क्या होगा बाबू। तो याद रखिएगा, है ना। तो एक संकर क्रॉस में हम लोग जो है, जो हमारा 1:2:1, जिसको हम लोग जीनोटाइप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जीनोटाइप भी कहते हैं। तो जीनोटाइप मतलब क्या हुआ? जीन का प्रभाविता का नियम, है ना बाबू। जीन का पता, ये हमारा प्रभाविता नियम को ही दर्शाता है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य में दृष्टि से समान होते हैं। उत्पत्ति में अलग अलग, तितली का पंख अलग तरीके से बनता है और पक्षी का पंख दोनों अलग तरीके से बनता है, लेकिन दोनों का काम होता है उड़ने में, है ना बउआ। दोनों का क्या होता है? काम होता है उड़ने में। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असमजात अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका आंसर जल्दी से। ठीक है, ये हमारा जो है असमजात अंग लिखा हुआ है, असमजात अंग। ठीक है, समजात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन दे रखा है। तो वे अंग जो उत्पत्ति से भिन्न किंतु कार्य में समान होते हैं उसे हम लोग असमजात अंग कहते हैं। ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बुआ। नेक्स्ट, एसिटाबुलेशिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेशिया जो है इनमें से क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा एसिटाबुलेशिया जो है वह इनमें से हमारा जो है शैवाल है। क्या है? शैवाल है, ये याद रखिएगा। ए नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट, फाइलेरिया रोग का वाहक है। जी हाँ, फाइलेरिया रोग का वाहक, फाइलेरिया रोग पता है ना बुआ, जिसमें देह हाथ पूरी तरह से फूल जाता है। हाथी पांव रोग अलग होता है, फाइलेरिया रोग अलग होता है, जो पूरा मुंह कान जो है फूलने लगता है पूरा शरीर। ठीक है, तो फाइलेरिया रोग जो है उसका वाहक कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइएगा। नर क्यूरेक्स मच्छर है, नर एनोफिलिस मच्छर है, मादा क्यूरेक्स मच्छर है, मादा एनोफिलिस मच्छर है, कौन है? बताइएगा इसका आंसर। एकदम सही, फाइलेरिया रोग जो है बउआ वो हमारा मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। हमारा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है ना, विषाणु नहीं कह रहा है, जीवाणु से होने वाला रोग कौन है? कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा रोग है, या उपयुक्त में से सभी है? जीवाणु से होने वाला रोग का नाम पूछ रहा बुआ जी, कौन है जो जीवाणु से होता है रोग? ठीक है, जीवाणु से होने वाला रोग के नाम पूछ रहा है। जीवाणु, जी हाँ, वीडियो को लाइक करते जाइएगा बाबू। चलिए बहुत अच्छा बउआ, बहुत अच्छा, एकदम लगे रहिए, सभी इसी प्रकार से आज क्लास में जुड़े रहिए। आज हम लोग का लंबा क्लास होने वाला है बाबू, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। एकदम सही, जो हमारा जीवाणु से रोग होने वाला है वो हमारा हैजा भी है, क्षय रोग भी है और कुष्ठ रोग भी है, तो उपयुक्त में से सभी हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्न किस्में हैं, किसकी किस्में हैं? चावल की, गेहूं की, बाजरे की या मक्के की? जया और रत्न है ना। जया पर्दा याद कराए थे आप लोग को, याद होगा हरित क्रांति में, है ना। जया और रत्ना, जया और रत्ना जो है वह किसकी किस्म है बुआ जी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, जल्दी से बताइए फटाक से एकदम आंसर। यही सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है बुआ। तो याद रखिए जया और रत्ना ये हमारा जो है वह चावल का किस्म है। किसका बाबू? चावल का। हमारा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 70 का बी बता रहे हैं सभी बच्चे, क्या बात है भाई। 62 का बी होगा सर, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाक से, ठीक है। यही है बाबू, यही है, जल्दी से इसका आंसर बता लीजिए क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से केट फिश है, केट फिश जो है वह क्या है? कतला है या बेलगा अट्टू है या लेबियोहित है या सिरहिंता मृगला है? ये हमारा जो है 4 ऑप्शन देख रहा है, बोल रहा है बाबू केट फिश। जी हाँ, केट फिश। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। केट फिश क्या है? तो याद रखिएगा
ये हमारा जो है वेलगा अट्टू हमारा जो है वह केट फिश है, हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुलेरेला निम्नलिखित में से क्या है? जी हाँ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। कुलेरेला इनमें से क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है बुआ जी। कुलेरेला याद होगा आप लोगों को, कुलेरेला है ना, मैंने बताया था बुआ जी। तो कुलेरेला जो है हमारा एक प्रकार का क्या है? शैवाल है, हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ईस्ट का, लैक्टोबैसिलस का, अमीबा का, पी.एम.बी का। शराब उद्योग जितना भी हमारा बेकरी उद्योग होता है बाबू, सब में हमारा जो है एक का प्रयोग होवे करता है। वो हमारा कौन है? तो वो हमारा ईस्ट है जनरली। ठीक है बउआ, तो 65 का हमारा ए हो जाएगा। आणविक जीव अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आणविक जीन अभियांत्रिकी है ना, उसमें जो है वह किसका प्रयोग किया जाता है? टमाटर का, तंबाकू का, गाजर का, एरोडोपिप्स का। ये क्वेश्चन पूछ रहा बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिए जितने भी हमारा जो है आणविक जीन अभियांत्रिकी में जो प्रयोग किए जाते हैं वो ज्यादा करके हमारा तंबाकू का प्रयोग किया जाता है ना। ये हमारा जो है बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। पीसीआर से जांच होता है एचआईवी का, कैंसर का, क्षय रोगों का या हैजा का? पीसीआर से किसका जांच होता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वही हमें भी लग रहा था शायद यही होगा, है ना। जया और रत्ना चावल की ही किस्म है, एकदम सही। ठीक है, चलिए बताइए पीसीआर में किसकी जांच होती है? बताइए आप जल्दी से। पीसीआर से जांच होता है, किसका जांच होता है? एचआईवी का, कैंसर का, क्षय रोग का या हैजा का? पीसीआर से किसकी जांच होती है? जल्दी से बताइए बउआ जी। ठीक है, पीसीआर से किसकी जांच होती है? ओके, चलिए। तो पीसीआर जो हमारा पॉलीमेरेज चैन श्रृंखला जो हमारा होता है बाबू, वो हमारा जो है एचआईवी का भी, एचआईवी से डीएनए से हमारा एचआईवी का जांच होता है। ठीक है, वह हमारा कैंसर ज्यादा करके सटीक होगा। हमारा पीसीआर से जो जांच होता है वो हमारा कैंसर ज्यादा सटीक हो जाएगा। एलिसा टेस्ट में भी हमारा पीसीआर का जांच होता था। ठीक है, तो हमारा ये दोनों लग रहा है आंसर सही होगा, लेकिन कैंसर जो है पीसीआर का जांच में जो है ज्यादा सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें आप जो है कैंसर मारिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बुआ, एलिसा टेस्ट में भी हमारा जो है एचआईवी का जांच होता है, आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा पीसीआर दिया हुआ, पीसीआर है ना, पॉलीमेरेज चैन श्रृंखला, याद होगा आप लोगों को बाबू। तो उसमें एचआईवी का भी होता था, लेकिन एचआईवी में हमारा एलिसा टेस्ट किया जाता था, है ना। और यहाँ जो हमारा कैंसर भी हमारा जो है पीसीआर द्वारा चेक होता है। तो अगर ए बी दोनों आंसर रहता कहीं पर ही तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है बुआ, लेकिन हमारा जो है इस प्रकार से क्वेश्चन जो है फंसाने वाला रहेगा, तो ये आप याद रखिएगा बुआ। हालांकि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं देता है, फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप जो है सी नंबर में इसको हटा करके ए और बी दोनों मार दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, B7 टॉक्सिन विष है अंतरकोशिकीय लिपिड में, अंतरकोशिकीय क्रिस्टल प्रोटीन में, बाय कोशिका क्रिस्टलीय प्रोटीन में या लिपिड में? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो याद रखिएगा इस प्रकार का जब क्वेश्चन है बुआ जी, तो ये याद रखिएगा हमारा वो बाय कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। ये हमारा कौन? B7 टॉक्सिन। ये हमारा जो है सी नंबर आंसर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुपरबाग की खोज किसने की थी? सुपरबाग जो हमारा है उसका खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा
सुपरबग जो है हमारा खोज किया था वो हमारा रॉबर्ट हुक था। हमारा डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिजों के लिए या नाइट्रोजन के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बउआ। कीटभक्षी पौधा जो होता है वह कीटों का अपना भोजन बनाता है, किस लिए? मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिजों के लिए या नाइट्रोजन के लिए। तो याद रखिएगा कीटभक्षी पौधा जो हमारा जो मांस को जो मतलब कि कीटों को जो खाता है वह जनरली जो है वह नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए बाबू? नाइट्रोजन के लिए। हमारा डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तंबाकू में, आम में, आलू में या पॉपी में? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, तो याद रखिएगा। तो RNA जो हमारा आई है बाबू ये ज्यादा करके तंबाकू में प्रयोग होता है, तो हमारा ए नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रक्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? कार्य छेदक को, गेहूं के रस्ट को, कपास के कीटों को या मक्का के कीटों को? क्राई IAB जो है वह किसे जनरली जो है नियंत्रित करता है? किसको जो है बचाता है? सीधा सीधे बचाता है किसको? तो क्राई छेदक को, गेहूं के रस्ट रोग को या कपास के कीटों को? तो याद रखिएगा कपास के कीटों को। अभी हम लोग क्राइजिन के बारे में पढ़े थे पीछे, है ना? तो ये कपास में हमारा BT कॉटन में इसी के द्वारा निर्माण हुआ था। हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फिर वही क्वेश्चन आ गया। मुद्रा नहीं है बउआ, मृदा है। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? नीलहरित से बैक्टीरिया का, प्रोटोजोवा का, क्या है, नेमाटोड्स का, गेहूं के पौधे का। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिए मृदा में जो नाइट्रोजन की जो होती है बाबू पूरी होती है वह हमारा नीलहरित बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण बाबू? नीलहरित बैक्टीरिया के कारण। हमारा ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, ए नंबर एकदम सही हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक मूसो चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए, उर्वरक की क्षमता को प्रभाव हेतु, प्रतिजैविक की खुराक हेतु या इनमें से सभी? बताइए इसका क्या प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा जो ट्रांसजेनिक जितना भी जंतु है, जो हमारा ट्रांसजेनिक जंतु है जिनका भी प्रयोग हम लोग करते हैं वह सब का प्रयोग हमारा वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए प्रयोग करते हैं। वह वैक्सीन का अगर किसी वैक्सीन का खोज होता है तो पहले उसका जो है उस जीव पर प्रयोग किया जाता है। कौन जीव पर? ट्रांसजेनिक जंतु पर। और उसके बाद उस पर जब सफल प्राप्त हो जाता है तब जाकर के किसी मनुष्य पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की जा रही है। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है बाबू वह किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी होते हैं बाबू वो हमारा जैविक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में या माइक्रो पिपेट के रूप में। तो याद रखिएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वह आणविक कैंची के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह हमारा जो है बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके बुआ, ठीक है बाबू, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? मुद्रा का नहीं बाबू, मृदा का, मतलब मिट्टी का। ठीक है, यहाँ मिट्टी है लिखा हुआ। मिट्टी का, पौधों का, जल का या जंतुओं का? तो जल धारण क्षमता आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे। एगो जल अवशोषण क्षमता, एगो जल धारण क्षमता। ठीक है, जो जल्दी से जो है जल को अवशोषित कर लेता है लेकिन अपने पास जल को रखता नहीं है, वो हमारा जल अवशोषण क्षमता होता है। जल अवशोषण क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो बलुई मिट्टी में होता है। और जल धारण क्षमता जो जल अवशोषित करता है बहुत धीरे धीरे, लेकिन अपने में जो है जल को समेट के रख लेता है, बहने नहीं देता, बर्बाद होने नहीं देता। तो वो किस में होता है? तो वो होता है हमारा चिकनी मिट्टी में। ठीक है बुआ,
चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, ये 3 प्रकार की मिट्टी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही बड़ा जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, तो सीधा सीधी मिट्टी का है। ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु संख्या की क्या कहते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी खास समय में किसी खास स्थान पर मृत्यु का जो हमारा वह नापा जाता है या मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। नेटेलिटी कहते हैं, मेटेलिटी कहते हैं, माइक्रोगेट्री कहते हैं या इंटेग्रिटी कहते हैं। तो वो हमारा जो है मृत्यु की दर जो संख्या जो मापी जाती है उसको हम लोग मोटेलिटी कहते हैं। हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। अनुदेशी जीन का क्रियाविधि का, दमनकारी जीन की क्रियाविधि का, गृह संचालन जीन संरक्षण का, ये इनमें से सभी। लेक ऑपेरॉन जो है बउआ वह किसकी विधि है, तो याद रखिएगा ये जो लेक ऑपेरॉन जो है हमारा बाबू वह प्रतिनिधि करता हुआ क्या किसका, तो इनमें से सभी का हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सिकल कोशिकीय एनीमिया जो होता है वह किस प्रकार का रोग है। लिंग संबंधी रोग है, ऑटोसोस संबंधी रोग है, कमी जनित रोग है या मेटाबॉलिक क्राइक उपापचय संबंधी रोग है। बताइएगा सिकल संबंधी एनीमिया जो रोग होता है वह किसका संबंधित रोग है, तो याद रखिएगा सिकल कोशिका संबंधित जो है वह ऑटोसोम संबंधित रोग है। क्या बाबू, ऑटोसोम संबंधित रोग है। हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, करा परिकल्प परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं, एपिसोम कहते हैं या एस्पेरोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो हमारा शुक्राणु होता है बाबुआ, ये शुक्राणु के आगे में इस प्रकार का संरचना होता है टोपीनुमा संरचना। ठीक है, इस संरचना को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही जो होता है जब अंडाणु के पास जाता है तो अंडाणु में जो ये हमारा कोरोना रेडिएटा होता है बाबू, है ना, इसी को जो भेदने का काम करता है। ये यहाँ पर जाकर छिड़कता है, इस पर छिड़कने के बाद इसका दीवार हल्का सा कमजोर होता है या फटाक से अंदर घुस जाता है। तो ये टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इस टोपीनुमा संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक्रोसोम कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है बाबू, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट, ब्रिबरी का संबंध किससे है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बुआ जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान में रखना है। ब्रिबरी का संबंध किससे है, सेक्रोमाइसिस से है, प्रोटोजोवा से है, टेरिडोफाइटस से है या मर्सिपियल से है, किसका से होगा। तो याद रखिएगा ब्रिबरी का संबंध जो हमारा सेक्रोमाइसिस से है, हमारा सेक्रोमाइसिस, हमारा ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रहा है जीन गन का, माइक्रोपिपेट का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं था। हाँ सही बात है, जीन गन का, माइक्रोपिपेट, ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। तो ए और बी हमारा ज्यादा सटीक आंसर है इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारा मेजबान कोशिका लाने के लिए बोल रहा है ना, मेजबान कोशिका लाने के लिए बोला, तो लाने के लिए हमारा जीन गन और माइक्रोपिपेट दोनों हो जाएगा हमारा। ठीक है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, अस्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या उपयुक्त में से सभी से। स्त्री दल चक्र बउआ जी, स्त्री दल चक्र जो होता है वह किससे बना होता है, तो याद रखिएगा स्त्री का जो भाग होता है बउआ, वो हमारा ये ऊपर वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये सब मिलकर के हमारा स्त्री दल चक्र बनता है। ये बीच में जो ये हमारा बीजांड होता है, ये वाला संरचना भी, तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तो स्टिग्मा भी मिल रहा है, स्टाइल भी मिल रहा है और ओवरी भी मिल रहा है, तीनों मिल रहा है। तो ये उपयुक्त में से सभी हमारा ज्यादा सटीक आंसर है, यही होगा ही। ज्यादा सटीक आंसर क्या, यही होगा ही। एस एल मिलर किससे संबंधित है, जी हाँ एस एल मिलर, मिलर जी, मिलर किलर। ठीक है ना बउआ, मिलर किलर जो है वह किससे संबंधित, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, याद रखिएगा। तो हमारा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकासवाद के उपयोग एवं अनुपयोग से, नव डार्विनवाद से या नव लैमार्कवाद से। तो याद रखिएगा
एस एल मिलर जो हमारा जीवन की उत्पत्ति के विकास से हमारा ए नंबर ज्यादा सटीक आंसर है। ओके बाबू, समझ रहे हैं ना बउआ जी? आगे बढ़े, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट, कह रहा है यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल, देखिए यूरेसिल कितना अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। आरएनए से, डीएनए से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? यूरेसिल की बात की जा रही है, तो यूरेसिल का संबंध जो हमारा वह आरएनए से है ना बउआ जी? याद है ना? ए जुड़ा हुआ रहता था टी से, जी जुड़ा हुआ रहता था सी से, है ना? लेकिन आरएनए में याद है आप लोग को, आरएनए में जो हमारा थायमिन की जगह पर हमारा यूरासिल रहता था, ए हमारा जो है वह यू के साथ जुड़ता था, है ना बउआ जी? चलिए नेक्स्ट, एएमपी आर जीन इनमें से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु तो उत्तरदायी होता है। रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविक में सूखा के विरुद्ध एएमपी जो है ग्रेटर आर के लिए जो है उसको प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, तो याद रखिएगा एएमपी जो ग्रेटर आर होता है वह हमारा प्रयोग होता है किसका? प्रतिजैविक में विकास करने में। किसका बाबू? प्रतिजैविक के विकास करने में। हमारा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, कार्बनिक जैविक विकास से पूरे रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मतलब पृथ्वी पर जो जैविक जीवन का विकास हुआ है बुआ जी, पृथ्वी पर जो जीवन का विकास हुआ है वह कार्बनिक जैविक विकास से पूरे रासायनिक विकास के लिए जो है हुआ था। वह जो है विकास किसने दिया था? एआई ओपेरोन ने दिया था, जीबीएस होल्डेर ने दिया था, दोनों मिलकर के, चार्ल्स डार्विन ने, आर्हेनियस ने, या वास्टिस्ट लेडमार्क ने। तो याद रखिएगा एआई ओपेरोन यही हमारा जो है सबसे ज्यादा कार्बनिक विकास के बारे में बताए थे, रासायनिक विकास के बारे में। तो हमारा ए नंबर इसका आंसर सबसे ज्यादा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बेलिसनेरिया के पुष्प होते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बेलिसनेरिया का जो पुष्प होता है बाबू वह कैसा होता है? तो याद रखिएगा बेलिसनेरिया के पुष्प में जो होता है वह हमारा जल परागन होता है। हमारा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, पादपों में एम्फीबियन उभयचरी किससे संबंधित है? शैवाल से, ब्रायोटोफाइटा से, कवक से, या टेरिडोफाइटा से? बताए थे बाबू, आपको याद होगा पीछे मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। पादपों का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादपों का उभयचर हम लोग ब्रायोफाइटा को कहते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना बुआ जी? तो आप लोग पढ़े थे ब्रायोफाइटा जो हमारा चलिए आगे बढ़े बाबू। नेक्स्ट, कारा बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट के बारे में पूछा जा रहा है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वह कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस में, रक्त में, या रिक्ष में, लसिका में? ठीक है ना? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों का निर्माण एक ही जगह होता है, बताइए कहाँ होता है? तो पता है आपको बाबू, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण, दोनों का निर्माण जो है वह अस्थि मज्जा में होता है। हमारा ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अफीम किससे प्राप्त होता है? पापावर सेमिफेरम से, एरिथ्रोजाइलम कोका से, केनाइबिस अस्टाइवा से, या एटोपा बेलाइडोना से? है ना? 21 का आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा है ना, अफीम जो है बउआ जी वह हमारा एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। 21 का जरा सा आंसर देख लीजिएगा, ठीक है? इसका आंसर देख लीजिएगा, हमें लग रहा है ये होना चाहिए, एरिथ्रोजाइलम कोका से। ए नंबर, पापावर सेमनीफेरम से। चलिए ये भी ठीक हो सकता है, ये भी पापावर सेमनीफेरम से, हाँ यही ठीक होगा। ठीक है भाई, यही होगा, ठीक, यही सही है। हमारा जो है ए नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, करा ऐच्छिक जीन की बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? जो हमारा ऐच्छिक जीन है बाबू उसके लिए बहुलीकरण के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं? एमएमआर का, पीसीआर का, एमआरआई का, या इनमें से सभी का? ऐच्छिक जीन हमको प्राप्त करना है बुआ जी,
तो बताइए ऐच्छिक जीन के लिए हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा पीसीआर का। किसका बाबू? पीसीआर का। हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होते हैं या नीलीप्लॉइड होते हैं? तो याद रखिएगा युग्मक जो होता है हमारा वह हैप्लॉइड होते हैं। हमारा एक गुणक होता है। हमारा जो क्या होता है बाबू? एक गुणक होता है। युग्मक अगर युग्मनज के बारे में बोलता तो हमारा वह द्विगुणित होता, लेकिन हमारा सिर्फ युग्मक बोला तो हमारा हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बउआ जी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? आगे करा पिसिकल्चर मत्स्य पालक किससे संबंधित है? जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से, लाह के कीट से। तो जलीय जंतुओं से है ना। पिसिकल्चर मत्स्य पालन सीधा सीधी जलीय जंतुओं से हो जाएगा हमारा। इसमें हमारा मछली पालन, झींगा मछली पालन सब आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बउआ, बी नंबर इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा F2 शक्ति की माया लक्ष्मी अनुपात आपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? F2 शक्ति, F2 शक्ति की जो है वह लक्षणीय अनुपात, लक्षणीय अनुपात जो है प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? F2 शक्ति के, F2 पीढ़ी की शक्ति के। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए तो F2 शक्ति जो है वह लक्षणीय अनुपात पूछ रहा है। लक्षणीय अनुपात मतलब जीनोटाइप की बात की जा रही है। ठीक है, तो जीनोटाइप का अपूर्ण प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता हमारा यही ना हो जाएगा 1:2:1। हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्मित करता है? जैव रिएक्टर जो अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्मित करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, बताइएगा। तो जैव रिएक्टर जो है अनुकूलतम जो है वह उत्पादक भी करता है, जीव भी करता है, माध्यम भी होता है। तो ये हमारे से सभी हमारा एकदम सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? देखिए ताइचुंग, याद कीजिए ताइचुंग, ताइचुंग जो है वह किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की या ईख की? तो याद रखिएगा ताइचुंग जो है हमारा वह धान की किस्म है। ए नंबर हमारा सही है। ठीक है, आगे, गर्भसी किससे संबंधित है? गर्भाशय होगा बाबू। गर्भाशय जो है वह किससे संबंधित है? ठीक है, गर्भाशय, तो गर्भाशय किससे संबंधित है? तो मादा, नर मादा, स्त्री जनन से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? सी जी के साथ जुड़ता है, टी ए के साथ जुड़ता है, ए यू के साथ जुड़ता है, टी यू के साथ जुड़ता है। सब गलत है। गलत जोड़ी के बारे में बोला जा रहा है। गलत जोड़ी के बारे में बोला जा रहा है, बताइए कौन सही है? याद होगा बाबू, मैंने बताया था कि ग्वाइनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बना करके हमारा सी के साथ जुड़ता है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दे रखा है? नहीं दे रखा है। ये हमारा ए जो होता है एडिनिन हमारा जो है डबल बॉन्ड बना करके थाइमीन के साथ जुड़ता है। तो ये भी हमारा गलत है ना जी। एडानिन जो है हमारा यूरासेल के साथ जुड़ता है। ये आरएनए में होता है। आरएनए में जो है जोड़ा बनवे नहीं करता, वो सिंगल सिंगल रहता है सब, उसके जगह पर भले वो रहता है। थाइमीन हमारा यूरासिल के साथ जुड़ता है। ये दोनों तो, ये भी हमारा गलत है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन इस, इनमें से कौन सही अगर क्वेश्चन रहता, इनमें से कौन सही अगर रहता, ये क्वेश्चन गलत नहीं करके कौन सही है। ठीक है बाबू, तो ये हमारा जो है थाइमीन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ हमारा जुड़ता है, ये वाला हमारा सही हो जाता। ठीक है बउआ, बी नंबर। नेक्स्ट, करा चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय की बात की जा रही है बउआ, है ना। चरम समुदाय जो है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय हमारा संतुलित क्षेत्र में मिलता है। ये ए नंबर सही हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए के साँचे पर जो आरएनए का निर्माण होता है बउआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, डीएनए के साथ डीएनए से आरएनए में परिवर्तित, डीएनए से आरएनए में परिवर्तित और आरएनए से फिर प्रोटीन में परिवर्तित, डीएनए से आरएनए में परिवर्तित और आरएनए से प्रोटीन में परिवर्तित। डीएनए से आरएनए में परिवर्तित हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए में परिवर्तित है ना बउआ जी, आरएनए में परिवर्तित हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से, और हमारा आरएनए से ये जो प्रोटीन में बदलता है, प्रोटीन में है ना, इसको हम लोग जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा छोटा सा बात, ये हमारा यहाँ पर तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन हमारा जो है मुकुलन विधि से होता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रायोपिथिकस इनमें से किससे अधिक समान थे? ड्रायोपिथिकस जो है इनमें से किससे जो है वह अधिक समान थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुआ जी, तो याद रखिएगा ड्रायोपिथिकस जो है वह हमारा एप से सबसे ज्यादा संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो क्षय रोग व्यक्तियों में फैलता है बुआ जी, क्षय रोग जो व्यक्तियों में फैलता है वह मुख्यतः जो है किससे संक्रमण के द्वारा होता है। तो क्षय रोग जितना भी, क्षय रोग मतलब हम लोग टीबी को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को। वो जनरली जो है हवा के द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है बउआ, इसीलिए किसी को भी टीबी हो तो कहा जाता है जनरली उसको जो है जहां तहां नहीं थूक खखार बिगना चाहिए, स्पिरिट वगैरह नहीं करना चाहिए, है ना। ये हवा से सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है, इसको हमेशा मास्क लगा कर रहना चाहिए। इसको हम लोग जो है संक्रामक रोग भी कहते हैं, छुआछूत का रोग भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ रोग की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलिसा टेस्ट का, कल्चर का, रसायनों का या ऐश्वर्य विश्लेषण का? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कुछ रोगों का एकदम शीघ्र सही पहचान करना, तो उसके लिए हम लोग जो है एलिसा टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? एलिसा टेस्ट करते हैं। हमारा ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा की बात की जा रही है बुआ जी। ऑप्शन क्या दे रखा है? ड्रॉसेरा दे रखा है, नेफेंथिस दे रखा है, ए और बी दोनों, और हाइड्रिला। हमारा 4 ऑप्शन है बुआ जी। कौन कीटभक्षी पौधा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा हमारा जो है ड्रॉसेला और नेफेंथिस हमारा दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों, हमारा सी नंबर आंसर सबसे सटीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? मुर्गी, सांप, ए और बी दिन दोनों, या केचुआ? तो याद रखिएगा उभयलिंगी प्राणी की बात की जा रही है, तो हमारा केचुआ एकदम सही हो जाएगा आंसर। ठीक है बुआ जी, आगे बढ़े। आगे बढ़े बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कराकुलेरेला निम्नलिखित में से क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ, एकल कोशिकीय? तभी हम लोगों ने देखा था कोलेरेला, जो भी हमारा क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो हमारा क्या था? शैवाल था। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है बाबू, कोलेरेला क्या है बाबू? ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को? ये सब तो क्वेश्चन हो गया था बुआ, ये सब क्वेश्चन हो गया था। हाँ, प्यूरिन बेस, ये देखिए क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। डीएनए में कौन सा जो है वह प्यूरिन बेस होता है? प्यूरिन बेस की बात की जा रही है ना बुआ। प्यूरिन बेस, तो प्यूरिन बेस हमारा एडेनिन और ग्वाइनिन होता है, यही ना हमारा प्यूरिन बेस होता है ना। नेक्स्ट, प्यूरिन बेस, ये तो हो ही गया। कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ऑन्कोजिन्स के द्वारा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कैंसर जो ऑन्कोजिन्स के द्वारा और जीवाणु दोनों के द्वारा, हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सटीक है।
ठीक है बउआ, आगे बढ़ें, बोर नहीं ना हो रहे हैं आप सब? आगे बढ़े बउआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा के, ये तो हो ही गया। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म प्रजनन में हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है बाबू? अलैंगिक प्रजनन होता है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो ये में से सभी हो जाएगा हमारा सही, डी नंबर। नेक्स्ट, SO2 प्रदूषक का क्या सूचक है? तो हमारा SO2 प्रदूषक का लाइकेन सूचक है, हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। दिख रहा है बाबू सबको? सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण हमारा कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? हैजा, स्मार्ट रॉक, AB2 या रानीखेत? ये सभी, हैजा नहीं होती है। हैजा तो मुर्गियों में होबे करता है बउआ, हैजा भी होता है और रानीखेत भी होता है मुर्गियों में। ठीक है, कौन नहीं होता है? अगर ऑप्शन रहता है यहाँ, कौन नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है तो ये हमारा जो है अस्मट रोग हो जाता है, बी नंबर हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, करा एगारोज किससे किससे प्राप्त होता है? याद रखिएगा, एगारोज जो है हमारा वह किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा बुआ जी, बताइएगा जल्दी से। एगारोज जो है वह किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा एगारोज जो है वह जनरली हमारा जो है वह समुद्री घास से प्राप्त होता है। ठीक है बउआ, समुद्री घास, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरोन मॉडल की बात की जा रही है ना बउआ जी? ओपेरोन मॉडल जो है वह किसने प्रस्तावित किया था? याद रखिए, तो ओपेरोन मॉडल जो है वो हमारा जैकब एवं मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था, हमारा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली और डोसा जो हमारा बनता है वह किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से? जीवाणु से, लैक्टोबैसिलस से, विषाणु से या ईस्ट से? ये चार ऑप्शन दिया रहा है, बताइएगा इसका ऑप्शन की आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से इसका आंसर बताइए बाबू, फटाक से इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। इडली और डोसा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनता है? तो याद रखिएगा जितना भी प्रकार का हमारा बेकरी का काम होता है सब में, मैंने अभी आपको बताया था, सब में हमारा जो है ईस्ट का प्रयोग होता है, डी नंबर इसका आंसर। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूरे पौधे का बन जाना, इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? तो क्लोनिंग कहते हैं, सोमा क्लोनन कहते हैं, टोपीपेटेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं? इनमें से सभी कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। एक वो छोटा सा भाग से, पौधे का जो भाग है कोशिका से नए पौधे का निर्माण करना, वो हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है ना? याद होगा मैंने बताया था, तो उसी को हम लोग जो है टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टोटीपोटेंसी कहते हैं, हमारा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉसिंग अवस्था किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग अवस्था हमारा पैकेटिन की अवस्था में होता है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, PCR से किसकी जांच होती है? तो PCR से हमारा HIV का, कैंसर का, चलिए PCR का जांच जो है हमारा ज्यादा करके HIV का होता है, चलिए ए नंबर ही ज्यादा सही सटीक आंसर है। नेक्स्ट, आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? आवृतबीजी पौधा का, तो ये हमारा 3N हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, हमारा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या हमारा 23 होता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपेरोन मॉडल क्या प्रकाशित करता है? तो ओपेरोन मॉडल जो है हमारा क्या प्रकाशित करता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओपेरोन मॉडल जो है हमारा वह जीन रेगुलेशन को प्रकाशित करता है, हमारा सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है बउआ। नेक्स्ट, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? जी हाँ, पुष्पासन खा रहे हैं हम लोग। क्या खा रहे हैं? पुष्पासन हम लोग खा रहे हैं। तो किसका जो है पुष्पासन हम सब खाते हैं? तो याद रखिएगा, पुष्पासन हम सब सेब का खाते हैं। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए जो है निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तभी ये सब क्वेश्चन हुआ था शायद सबसे पहले, है ना। तो याद रखिए बैक्टीरियोफाज का। किसका बाबू? बैक्टीरियोफाज का। हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? कौन है बाबू? एक जैविक खाद जो है वह नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन है जो जैविक खाद नहीं है? तो याद रखिएगा बैसिलस थ्यूरेंसिस हमारा जो है वह जैविक खाद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः हवा के द्वारा ज़्यादा फैलता है। हवा के द्वारा हमारा ज़्यादा सटीक होगा आंसर। ठीक है। जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थितिकी में क्या निर्माण करता है? तो जैव रिएक्टर अनुकूलन में जो है हमारा वह उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद का निर्माण करता है। हमारा ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? कौन है जो हमारा विषाणु से नहीं होता है रोग? ठीक है बुआ, तो याद रखिएगा ये हमारा डिप्थेरिया रोग जो है हमारा वह विषाणु से नहीं होता है। ठीक है, सी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कार्बनिक खेती। कौन है जो पशुपालन में नहीं आता है बुआ? तो कार्बनिक खेती हमारा पशुपालन में नहीं आता है। ठीक है, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? लुई पास्चर, जेडी वाटसन, स्टेफेन हेल्स, रॉबर्ट कॉच। ये 66 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये याद रखिएगा जो माइक्रोबायोलॉजी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वो हमारा डीजी वाटसन से संबंधित नहीं है, बाकी सब इससे संबंधित। लुई पास्चर भी सब है जो सूक्ष्म जीव को देखा था। एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है? एमआरएनए में पाया जाता है, टीआरएनए में पाया जाता है, आरआरएनए में पाया जाता है, ये इनमें से कोई नहीं। क्या होगा वो जी बताइए इसका आंसर? तो याद रखिएगा एंटीकोडोन्स जो हमारा वह टीआरएनए में मिलता है। हमारा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मेंडल ने प्रतिपादित किया था संलग्नता के नियम को, अनुवांशिक के नियम को, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बुआ जी, बताइए। तो मेंडल ने जो है हमारा वह अनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। क्या बाबू? अनुवांशिकता के नियम को। हमारा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? तो स्वतंत्र अवयवन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इनमें से कोई नहीं? पृथक्करण का सिद्धांत और क्या कहता है? तो युग्मकों का शुद्धता का नियम, यही इसी को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम, युग्मकों का शुद्धता का नियम। हमारा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई प्रजातियों का निर्माण का महत्व कारक क्या है? नई प्रजाति का जो निर्माण होता है बाबू उसका महत्व का कारक क्या है? ये बताइए इसका आंसर। तो नई प्रजाति का निर्माण महत्वपूर्ण कारक हमारा उत्परिवर्तन है। क्या बाबू? उत्परिवर्तन है। हमारा बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। लगभग आज हम लोग ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा बाबू। ठीक है, अब हम लोग जो है आज हमारा क्लास यहीं तक रहता है। इतना ही आज हम लोग जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। इसको एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, जहां दिक्कत होगा वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका हल बताऊंगा। ओके, आज हमारा क्लास यहीं तक रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उनको वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, अब हम आप लोगों को विदा लेते हैं। आपका रात शुभ हो, दिन शुभ हो, हमेशा आपका हर एक पल शुभ हो। ओके, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।